नमस्कार। आज हम रतन टाटा जी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उनका जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत सूरत नामक जगह पर, जो वर्तमान में भी उसका नाम सूरत है, 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे भारत के प्रमुख उद्योगपति, या हम कह सकते हैं कि वह एक उद्योगपति के घर में जन्मे थे। वह जमशेदजी टाटा के परिवार से आते थे, जिन्होंने टाटा समूह की नींव रखी थी। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था, माता का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा का पालन पोषण भी एक उद्योगपति परिवार में ही हुआ था। इनके जीवन में कठिनाई तब आती है जब इनके पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा का तलाक हो जाता है। उस समय रतन टाटा का देखभाल उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया। उस समय रतन टाटा की उम्र 10 साल थी। उनकी दादी ने रतन टाटा को उनके जीवन मूल्यों के बारे में उनको समझाती थी। उनको यह कहती थी कि जीवन कैसे जिया जा सकता है। जीवन जीने का यह मतलब नहीं है कि आप ऊंचाई पर पहुंच जाएं, आपके अंदर विनम्रता और सहजता हो ही न। दादी जी बचपन से ही उनको समझाती थी कि विनम्रता और सहजता से ही हम किसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, जो बाद में रतन टाटा के व्यापार और मजदूर और काम करने वालों के लोगों के बीच भी यह चीज़ें दिखी और जीवन के अंत तक दिखी। रतन टाटा एक अच्छे परिवार से होने के नाते भी उनकी स्कूली शिक्षा भी बहुत अच्छी हुई। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन स्कूल में हुई थी। इसके बाद वह प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद अमेरिका चले गए, जहां न्यूयॉर्क स्थित कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला की शिक्षा ग्रहण की। वास्तुकला की शिक्षा उसको कहते हैं जो योजना निर्माण, मानचित्र निर्माण और किसी काम को कैसे करना है, उसकी डिग्री को वास्तुकला की डिग्री कहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियर में डिग्री प्राप्त करी। उसके बाद 1962 ईस्वी में स्नातक की भी उपाधि ली। फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस में मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम पूरा किया। हम कह सकते हैं कि रतन टाटा सर की स्कूली शिक्षा बहुत ज़बरदस्त थी और वह एक महान पढ़े लिखे आदमी थे, जो बहुत ही डिग्री के धारक थे। शुरू में पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने सोचा था कि हम अमेरिका में ही काम करेंगे, लेकिन परिवार और टाटा समूह के लिए भारत लौटने का निर्णय किया। 1962 ईस्वी में उन्होंने टाटा स्टील के साथ अपने करियर की शुरुआत की। वह चाहते तो अपने माता पिता का नाम लेके, अपने परिवार का नाम लेके कोई भी काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने दादी से सीखा था कि हम बड़े तभी हो सकते हैं जब हमारे अंदर सहजता, विनम्रता और हम उस चीज़ को समझ सकें। उसके बाद 1962 में जब वह अमेरिका से भारत आए थे, तो टाटा समूह के साथ मिलकर उन्होंने कोयले की खदानों में काम किया, कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया और वह इसलिए ऐसा करते थे ताकि कर्मचारियों और श्रमिकों की समस्याओं, परिस्थितियों को समझने का उनको मौका मिलेगा। उसके बाद जब उनको 1991 ईस्वी में टाटा समूह का चेयरमैन बनाया जाता है, इस पद पर आने के बाद टाटा में बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं, बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर और लैंड रोवर जैसी प्रतिष्ठित ब्रांड का अधिग्रहण किया और विभिन्न समूह बनाकर एक वैश्विक स्तर पर टाटा की पहचान दिलाई और उन्होंने नैनो जैसी किफ़ायती कारों का भी निर्माण किया, जो भारत के मध्यम वर्ग के लोगों का एक सपना था। रतन टाटा सर का टाटा नैनो प्रोजेक्ट, जो नैनो कार के रूप में जानी जाती है, वह अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानते थे। लेकिन अपेक्षाकृत सफलता न मिलने के बाद, हालांकि इसे भारतीय बाज़ारों में एक किफ़ायती कार के रूप में ज़रूर पेश किया गया था, लेकिन मार्केटिंग और सार्वजनिक धारणा के कारण यह परियोजना विफल रही। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया। आइए अब हम ये जानते हैं कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। रतन टाटा सर ने
अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपनी शादी के लिए 4 बार प्रयास किए, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण, उसमें हो सकता है कुछ पारिवारिक कारण हो, व्यावसायिक कारण हो या व्यक्तिगत प्राथमिकताएं हों, जो संभव नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने शादियां नहीं करी। रतन टाटा ने अपनी जिम्मेदारी व्यवसाय को हमेशा प्राथमिकता दी और शायद यही कारण है कि वे शादी नहीं कर सके। उन्होंने हमेशा अपने काम, समाज सेवा को अपने ही जीवन का उद्देश्य माना। उनका कहना था कि वे अपने फैसले से कभी निराश नहीं हुए और उन्होंने शादी नहीं की। उनको इस बात का कभी भी अफसोस नहीं हुआ। वह हमेशा समाज की भलाई चाहते थे। यही कारण है कि टाटा समूह का अधिकांश शेयर टाटा सन्स के पास है और टाटा सन्स की 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है, जो भारत के लिए सैकड़ों अस्पताल, हजारों स्कूल, हजारों सड़कें बनवाई जाती हैं और उनके न रहने के बाद यह पैसा संभवतः सभी पैसे जो है टाटा ट्रस्ट के पास जाएगा, जो देश के लिए अस्पताल, सड़क, स्कूल बनाने के काम आएगा। इतने महान सोच के आदमी, उन्होंने देश के लिए इतने काम किए, लेकिन ढलती उम्र इंसान को गिरा ही देता है। और 9 अक्टूबर 2024 को रात 11 बजे के आसपास लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। वह 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। यह हमारे देश के लिए एक दुखद घटना है। यह हमारे देश के लिए एक दुखद है। हमारे बीच में अब रतन टाटा सर नहीं रहे।